Hello and welcome to today's session. Myself Professor Roshan Irne from NIT Polytechnic Nagpur Electrical Department. So student, in last lecture we already learned about the synchronous motor. So today we take the next another topic, that is 4.2, that is torque of synchronous motor. So इस वीडियो में हम पहले लोड एंगल के बारे में देखने वाले हैं और आगे हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में टॉर्क के बारे में देखने वाले हैं कि सिंक्रोनस मोटर में कौन से टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद द फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज यूज द सुटेबल सिंक्रोनस मोटर in different application, and the learning outcome is after completing this video you should be able to explain the load angle and its significance of synchronous motor and distinguish the various types of synchronous motor. So now the program outcome mapping. So this is the mapping table where we map this topic with a 7 POs and the 2 PSOs, that is PSO1 and PSO2. Okay, so now let us start with the first load angle. Now what is the load angle? Its definition will be asked many times, that is it will be defined as due to various losses present on a no load, the rotor slips back behind the stator pole by a small angle called as a लोड एंगल. अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर इट वर्क ऑन द मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल. सो रोटर क्या होता है कि रोटर जो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर है ये स्टेटर और रोटर इन दोनों के मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. अब जब हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के वजह से क्या होता है, या फिर जब नो लोड होता है या लोड भी लगाते हैं तो क्या होता है कि लॉसेस प्रेजेंट हो जाते हैं कुछ, और उन लॉसेस के वजह से क्या होता है कि जो स्टेटर और रोटर इन दोनों के पोल के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग है, इन मैग्नेटिक लॉकिंग में लॉसेस के वजह से जो स्टेटर का पोल होता है ये रोटर के पोल से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यानी स्लिप हो जाता है. तो जैसे ये रोटर का पोल है ये स्टेटर के पोल से थोड़ा बैक रह जाता है, यानी पीछे रहता है और स्लिप होता है, तो उस स्लिप के वजह से स्टेटर और रोटर इन दोनों के जो पोल एक्सिस होता है, इन पोल एक्सिस में एक एंगल बन जाता है. जैसे कि देखिए कि जब नो लोड कंडीशन होता है तब क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग एकदम बराबर है, यानी स्टेटर का पोल और रोटर का पोल इन दोनों का एक्सिस कैसा है, सेम. लेकिन जैसे ही अपन जब यहां पे लोड अप्लाई करते हैं तो लॉसेस के वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये जो पोल है यानी रोटर का पोल है ये पीछे चला जाता है और स्टेटर का पोल कैसा रहता है, आगे. अभी भी मैग्नेटिक लॉकिंग है लेकिन मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बावजूद इन दोनों का एक्सिस कैसा है, सेम नहीं है. तो इन दोनों के एक्सिस सेम नहीं रहता, तो इन दोनों के एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, लोड एंगल बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. यानी जब नो लोड कंडीशन रहेगी तो नो लोड कंडीशन में क्या रहेगा, स्टेटर और रोटर के पोल का दोनों का एक्सिस कैसा रहेगा, सेम. लेकिन जैसे ही अपन लोड अप्लाई करते हैं तो लॉसेस के वजह से ये जो रोटर पोल है ये थोड़ा पीछे चला जाता है, यानी बैक जाता है, और ये बैक जाने के वजह से स्टेटर का पोल आगे चला गया और रोटर का पोल पीछे आ गया. तो रोटर और स्टेटर के पोल के बीच में एक गैप प्रोड्यूस हो जाती है और दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, यानी दोनों के एक्सिस के बीच में जो गैप बनता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ लोड एंगल और इट इज कॉल्ड एज अ टॉर्क एंगल. अब ये लोड एंगल होने के वजह से क्या सिंक्रोनस मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्या सिग्निफिकेंस अपने को देखने को मिलता है. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ लोड एंगल इज व्हेन लोड इंक्रीजेस द लोड एंगल आल्सो इंक्रीजेस, यानी जितना हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लोड एंगल क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है. व्हेन लोड एंगल इंक्रीजेस द रिजल्टेंट वोल्टेज ER इज इंक्रीजेस विच इंक्रीज द आर्मेचर करंट, यानी अगर लोड एंगल अगर अपना बढ़ता है तो जो रिजल्टेंट यानी लास्ट में जो मिलने वाला जो वोल्टेज होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज, वो बढ़ता है और जिसके वजह से आर्मेचर करंट बढ़ता है. अब आर्मेचर करंट क्या करता है, लॉसेस बढ़ाता है. सेम
then due to the increasing the armature current IA the motor torque also increases। हमने देखे हैं अल्टरनेटर में भी कि IA ये टॉर्क के साथ कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगा तो मोटर टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। और hence the delta that is the load angle increases the motor torque also इंक्रीजेस। यानी लोड एंगल ये टॉर्क से कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा अपना लोड एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा मोटर का टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। सो द मोटर टॉर्क प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क दैट इज टीएम एट लोड एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब लोड एंगल अपना डेल्टा 90 डिग्री होता है तब अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क अपने को प्रोड्यूस होता है मोटर का। और वो अपने को मैक्सिमम टॉर्क किस पे प्रोड्यूस होता है, जब डेल्टा अपने को 90 डिग्री मिलता है। और जब डेल्टा अपने को 90 डिग्री के अगर लेस देन अगर मिलता है द मोटर डज नॉट रोटेट, तो उसके बाद मोटर जो है वो रोटेट होना बंद हो जाती है। क्योंकि अगर डेल्टा अगर 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग ही नहीं रहेगी, मैग्नेटिक लॉकिंग निकल जाएंगी। और मैग्नेटिक लॉकिंग अगर एक बार निकल गई तो उसके बाद आपकी जो मोटर है वो रोटेट होगी क्या, नहीं होगी, वो सिंक्रोनस मोटर में रोटेट होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये एक सिंपल इसका सिग्निफिकेंस है लोड एंगल का टॉर्क के साथ। इसका एक आपको ग्राफ भी दिखेगा, लोड एंगल वर्सेस टॉर्क, ये आपको नोट्स में दिया हुआ है, वहां पे आपको देखोगे तो आपको 90 डिग्री पे आपको जो टॉर्क है वो आपको मैक्सिमम दिखेगा। उसके बाद टॉर्क जो है वो रिड्यूस होता है क्योंकि अपना जो मोटर है वो सिंक्रोनिज्म से निकल जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ये था सिग्निफिकेंस ऑफ लोड एंगल के बारे में। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से टाइप्स के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स के टॉर्क आपको नजर आएंगे। सो 4 टाइप्स के टॉर्क कौन से होते हैं, तो सबसे पहला स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क यानी कौन सा टॉर्क, इट इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर व्हेन फुल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स स्टेटर वाइंडिंग एंड इज कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग टॉर्क। जब हम फुल वोल्टेज जब देते हैं मोटर को यानी वाइंडिंग को, तब उस वाइंडिंग को जब देने के बाद जब मोटर अपना स्टार्ट होता है, मोटर एकदम एक्चुअली स्टार्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क में इंडक्शन मोटर करके ही वो रन होता है। अब रनिंग टॉर्क क्या होता है, तो रनिंग टॉर्क यानी इट इज अ टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर अंडर द रनिंग कंडीशन। यानी जब अपनी मोटर सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन में आती है, सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में आने के बाद जब अपनी मोटर रनिंग होती है तो रनिंग होते वक्त का टॉर्क को बोला जाता है रनिंग टॉर्क। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क होता है पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क यानी जब अपना सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर करके स्टार्ट होती है और इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट होने के बाद जब हम उसका एक्साइटेशन बढ़ाते, तो एक्साइटेशन के बाद जब अपनी मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस मोटर में आ जाती है, यानी इंडक्शन मोटर से काहे में कन्वर्ट हो जाती है, सिंक्रोनस मोटर में कन्वर्ट होती है, तब उसको बोला जाता है पुल इन टॉर्क। यानी एट अ स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड एज अ इंडक्शन मोटर टिल इट रन 2 to 5% below the synchronous speed. Afterward, excitation is switched on and the rotor pull into the steps with synchronously. यानी फिर मोटर अपनी क्या होती है, सिंक्रोनाइजली अपने को रोटेट होना चालू होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होना शुरू होती है। तो जब उस सिंक्रोनस स्पीड के लिए जब वो मोटर को पुल करता है यानी रोटर को पुल करता है, यानी मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए जब वो स्टेटर जो है वो रोटर को पुल करता है, तो उस वक्त मिलने वाले जो टॉर्क होता है उस टॉर्क को बोला जाता है पुल इन टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट होता है पुल आउट टॉर्क। अब पुल आउट टॉर्क यानी कब, जब अपनी मैक्सिमम टॉर्क अपने को मिल जाता है। अब उसके बाद मैक्सिमम टॉर्क के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार एंगल अपना 90 डिग्री पे पहुंच गया, तो 90 डिग्री के से अगर 1% अगर ग्रेटर देन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग छूट जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग छूट गई यानी सिंक्रोनिज्म से क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर बाहर निकल जाता है, और सिंक्रोनिज्म से जैसे ही बाहर निकलता है तो उस टॉर्क को बोला जाता है पुल आउट टॉर्क। The maximum torque on which motor can develop without pulling out step और synchronism is called as a pull out torque। यानी एक बार अगर वो pull out torque यानी एक बार वो मोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म से अगर बाहर निकल गई और फिर से इंडक्शन मोटर करके अगर रन होना चालू होती है, सो दैट टॉर्क इज कॉल्ड एज अ पुल आउट टॉर्क। तो पुल इन टॉर्क ये सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनिज्म में आने के लिए और सिंक्रोनिज्म से बाहर जाने के लिए कौन सा टॉर्क होता है,
पुल आउट टॉर्क। और स्टार्टिंग टॉर्क ये स्टार्टिंग के टाइम में मिलता है, और रनिंग टॉर्क जब अपनी इंडक्शन मोटर एक सिंपली अपनी मोटर क्या होती है कुछ स्पीड के ऊपर रन होती रहती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रनिंग टॉर्क। सो टोटल 4 टाइप्स के टॉर्क अपने को नजर आते हैं सिंक्रोनस मोटर में, जिनका आपको एक सिंपल ग्राफ में भी आपको एक इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये भी ग्राफ आपको नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी तक इस वीडियो में हमने जो देखे हैं, सबसे पहले लोड एंगल के बारे में पढ़े, उसकी डेफिनेशन पढ़े, किस तरीके से लोड एंगल बनता है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, यानी टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट होता है लोड एंगल का, ये हमने इस वीडियो में देखे। उसके बाद हमने वेरियस टाइप्स के टॉर्क के बारे में पढ़े सिंक्रोनस मोटर के, और इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। एक डिफाइन लोड एंगल, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस, और उसके सिग्निफिकेंस आपको स्टेट करने के लिए पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। साथ ही में क्लासिफाई द टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर विद इट्स डेफिनेशन, ये भी 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको रीड करना है और आपको असाइनमेंट कॉपी में एज अ असाइनमेंट करके लिखना है। ओके, सो इस वीडियो में हमने अभी तक लोड एंगल और उसके टॉर्क के बारे में पढ़े हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, यानी सिंक्रोनस मोटर में जब हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के वजह से आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, इन दोनों करंट के बीच में एक ग्राफ बनता है, जिस ग्राफ का शेप एक वी टाइप बनता है और दूसरा शेप बनता है इन्वर्टेड वी टाइप। तो ये किस तरीके से बनते हैं और उसके वजह से क्या होता है, ये हमें वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व में हमें देखना है। सो ये हमें नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में पढ़ना है। Okay, so thank you student to listening the video. Thank you very much.